मॉर्निंग ऑल। सभी लाइव आ गए हैं। पुष्पेंद्र गुड मॉर्निंग, योगेश गुड मॉर्निंग, भारती गुड मॉर्निंग, गीता गुड मॉर्निंग। सभी लाइव हैं। वॉइस वगैरह क्लियर है सभी को? डिस्प्ले ओके। तो हमने प्रीवियस क्लास में सीमेंट की टेस्टिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फील्ड टेस्ट डिस्कस कर लिए थे सारे, और केमिकल कंपोजिशंस आपका था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका टेस्ट था, ठीक है। और ये टेस्ट हमने यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो यहाँ पे अगर टेंसाइल्स की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी डायरेक्ट टेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तब इस केस में आप यहाँ पे कैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रिकेट्स को प्रिपेयर करते हैं। जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्रिकेट्स का एक प्लान बना हुआ है, दैट इज द प्लान। और ये जो ऊपर आप रेक्टेंगुलर देख रहे हो, दैट इज द एलिवेशन। तो हम क्या करते हैं, ब्रिकेट्स को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर हम 12 नंबर ऑफ ब्रिकेट्स को प्रिपेयर करते हैं। आप एक बार प्लान देख लेना, यहाँ पे सारी डायमेंशंस लिखी हुई है, क्लियर। इसकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 44.50 mm। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इस पॉइंट से आप देखो, ये जो अलग से पार्ट दिख रहा है, इतना कितना है, 12.70 mm। सेम आपका सिमिलरली यहाँ पे भी 12.70 mm है। और बीच का जो आपका यहाँ पर पार्ट बच रहा है, इसकी जो डायमेंशन है दैट इज 50.80 mm, क्लियर। टोटल दैट इज 76.20 mm। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल बीच वाला जो आफ्टर टेस्टिंग आपका जो एरिया आएगा दैट इज 25.4 आपका ये आ रहा है, क्लियर। ऊपर एलिवेशन में आप देख रहे हो, एलिवेशन में सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है, 38.10 दैट इज 38.10 mm। तो इस टाइप की आपको क्या करना है, ब्रिकेट्स को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर 12 NOS आप क्या करोगे, ब्रिकेट्स को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो 12 NOS आपने ब्रिकेट्स प्रिपेयर की है, इसमें आप सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शंस यूज करते हो दैट इज 1:3। ये भी आपको याद रखना है कि 12 जो आपको यहाँ पर ब्रिकेट्स प्रिपेयर करना है, इसमें सीमेंट सैंड का जो प्रोपोर्शन आपको लेना है वो कितना लेना है, 1:3। मींस 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 3 पार्ट ऑफ सैंड। अब जो आपने सीमेंट और सैंड का यहाँ पर प्रोपोर्शन लिया है, उसका वाई वेट आप यहाँ पर 8% वाटर को ऐड करोगे। कितना करोगे, 8% वाटर एडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। यहाँ पे क्या करोगे, 8% वाटर को ऐड करोगे बाय वेट सीमेंट एंड सैंड। आपका मोर्टार यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। और जैसे ही आपका मोर्टार यहाँ पे प्रिपेयर हुआ, आप ब्रिकेट्स को यहाँ पर बनाओगे। कितने ब्रिकेट्स आपके बन जाएंगे, 12 NOS ब्रिकेट्स यहाँ पर आपके बन जाएंगे, क्लियर। अब जो ब्रिकेट्स आपने लिए हैं उसको आपने क्या कर दिया, वाटर में इमर्ज्ड कर दिया क्यूरिंग के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का आप टेस्ट करोगे, तब यहाँ पर आपको 2 टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करना है। एक करना है आपको आफ्टर 3 डेज और एक आपका क्या आएगा, आफ्टर 7 डेज, क्लियर। तो हम 3 डेज और 7 डेज में इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ईच टेस्ट में हम 6 NOS ब्रिकेट्स को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, क्लियर। हम आफ्टर 3 डेज जो ब्रिकेट्स को टेस्ट करेंगे, उसमें 6 NOS आपकी ब्रिकेट्स होंगी। और आफ्टर 7 डेज जब हम टेस्ट करेंगे, तो उसमें भी हम 6 NOS ब्रिकेट्स को लेंगे, क्लियर। जब हम इसको टेस्ट कर रहे होंगे, तो ब्रिकेट्स को आप क्या करोगे, जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की मशीन होती है, उसमें आप ब्रिकेट्स को रखोगे, क्लियर। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, लोड अप्लाई करना है। तो याद रखना, जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो लोड अप्लाइड होगा
लोड आपका जो अप्लाइड होगा दैट इज 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लोड अप्लाई होगा, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे 3.50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इतना आपको यहाँ पर लोड अप्लाई करना है। अब लोड अप्लाई करने के बाद होगा क्या, जो आपका ब्रिकेट्स यहाँ पर है इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंजेस यहाँ पे आएंगे। क्लियर क्लियर। तो कितना जब आफ्टर टेस्टिंग इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना जा सकता है, तो मिनिमम यहाँ पे जो लीस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जाता है दैट इज 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लीस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर जाता है ब्रिकेट्स का आफ्टर अप्लाइंग 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस अगर आपको निकालना है तो आप क्या निकालोगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल्स टू फेलिंग लोड, जिस लोड पर यह है आपका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, फेलिंग लोड अपॉन लीस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है कि हमने दो टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, एक आफ्टर 3 डेज किया है और एक आफ्टर 7 डेज किया है। क्लियर। तो 3 डेज आफ्टर 3 डेज हमने जो 6 ब्रिकेट को टेस्ट किया, ऐसे ही ईच ब्रिकेट्स पर हम एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे और इनका जो एवरेज आएगा उसको हम एज टेंसाइल स्ट्रेंथ कंसीडर करेंगे। तो याद रखना आप आफ्टर 3 डेज अगर हम एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो आपकी यहाँ पे कितनी आना चाहिए, 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फेलिंग लोड की मैं बात कर रहा हूं तो लोड यहाँ पे केजी में होगा, तो यूनिट आपकी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आफ्टर 3 डेज जो यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर हम मेजर करें तो कितना होगा, 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर। इसी को क्या बोल सकते हो, 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं 7 डेज की बात करूं कि आफ्टर 7 डेज जो आपने 6 ब्रिकेट्स को यहाँ पर क्या किया है, टेस्ट किया है, तो जो उनका एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका आएगा वो कम से कम कितना आना चाहिए आपका, 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आफ्टर 7 डेज जब आप परफॉर्म करोगे इस टेस्ट को तो आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना मिलेगा, 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर आपका क्या होगा 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट टेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है सभी को, कम की थ्रू बता देना, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्लियर है। ये जो आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ली गई है ये आपका एवरेज लिया गया है 6 NOS ब्रिकेट्स का। शिवांगी क्या समझ में नहीं आया आपको, थोड़ा सा आप कमेंट के थ्रू बताएं कहां पे आपको समझ में नहीं आया टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट।
ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर ही लिए होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, तो आपको 12 MAS यहाँ पर ब्रिकेट्स को प्रिपेयर करना है। जो यहाँ पे आप सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन यूज करते हो डेट इज द 1:3। यहाँ पर 8% आप वाटर ऐड करोगे, जो भी आपने सीमेंट और सैंड का वेट लिया है उसके करस्पॉन्डिंग आपको 8% यहाँ पे क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। क्लियर? जो टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करना है आफ्टर 3 डेज एंड 7 डेज आपको करना है, और ईच टेस्ट में आप 6 NOS ब्रिकेट्स को टेस्ट करते हो एंड इनका जो एवरेज आपका आता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। क्लियर? लोड यहाँ पे जो अप्लाइड आपको करना है ड्यूरिंग टेस्ट दैट इज 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट आपको यहाँ पे अलग से नोट डाउन करना है। जैसे ही आप लोड यहाँ पे अप्लाई करोगे तो जो लीस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका यहाँ पे आएगा दैट इज 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपके व्यापक में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, फेलिंग लोड अपॉन 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आफ्टर 3 डेज आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी और आपका आफ्टर 7 डेज आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी। क्लियर? तो नोट डाउन कर लिए। लिमेस यहाँ पे आपने जैसे क्वेश्चन ये किया है कि इसी शेप में क्यों बनाते हैं सर, तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है ये उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने बोला है कि आपको जो ब्रिकेट्स यहाँ पे प्रिपेयर करना है वो इस शेप में करना है, और उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस भी उन्होंने दी है, इसलिए हम वही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दी हुई है। चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो हम कल स्टार्ट करने वाले थे बट कल थोड़ा सा टाइम हो गया था क्लास का, इसलिए नहीं कर पाए थे। हेडिंग डालना कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। क्लियर? आपने हेडिंग डाल दी होगी। यहाँ पर कंसिस्टेंसी टेस्ट अब समझते हैं। जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट की मुझे जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझना है। जैसे आप सीमेंट का इनिशियल, सेकेंड टाइम, नेक्स्ट आप फाइंड आउट यहाँ पे क्या करते हो, फाइनल सेटिंग टाइम, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हो, साउंडनेस, नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट करते हो, स्ट्रेंथ। तो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस और स्ट्रेंथ टेस्ट में आप सीमेंट का पेस्ट क्या करते हो, रेडी करते हो सीमेंट का पेस्ट। क्लियर? सीमेंट का पेस्ट अब रेडी करना है तो यहाँ पे कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, उस वाटर की रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। क्लियर ये पॉइंट? तो लिख लेना, द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट, द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर, percentage of water required for preparing cement paste for other test.
फॉर अदर टेस्ट। अदर टेस्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइक इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट एंड स्ट्रेंथ टेस्ट। क्लियर? तो यहाँ पर कितना वाटर की परसेंटेज रिक्वायर्ड है एक स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए, उसके लिए मुझे परफॉर्म करना है कौन सा? कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब कैसे आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करते हो, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला कंसिस्टेंसी टेस्ट जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा एपरेटस यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर? तो कंसिस्टेंसी टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं विकेट एपरेटस। कौन सा एपरेटस हम यहाँ पे यूज करते हैं? विकेट एपरेटस को हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कैसे आप यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वाटर को फाइंड आउट कर पाओगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, टेक 300 ग्राम सीमेंट सैंपल। आप 300 ग्राम यहां पर क्या लोगे? सीमेंट सैंपल को लोगे। क्या लोगे? 300 ग्राम सीमेंट सैंपल को लोगे एंड एड 30% वाटर बाय वेट। अब 30% वाटर बाय वेट की मैंने यहाँ पे बात की है, मतलब 300 ग्राम आपका दिया गया है, इसका आपने यहाँ पे 30% फाइंड आउट किया तो कितना आया? 90 ग्राम। कितना आया? 90 ग्राम। मतलब इस 300 ग्राम सीमेंट सैंपल में आपको 90 ग्राम क्या करना है? वाटर ऐड करना। इनिशियली मैं बोल रहा हूं, इनिशियली हम यहां पर कितना करेंगे? 30% वाटर को ऐड करेंगे इनिशियली, जितना वेट हम यहां पर सैंपल का ले रहे हैं। क्लियर है इतना? क्लियर? और कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो आप यहाँ पे वाटर की परसेंटेज को फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपकी मेथड्स होती है ट्रायल एंड एरर, वही मेथड को हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इनिशियली हम 30% यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है, देन वी इंक्रीज वाटर परसेंटेज। हम यहाँ पे वाटर की परसेंटेज को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको क्या करना है? रिमूव ऑल एयर वाइट्स। अब आपके सीमेंट में जो एयर वाइट्स प्रेजेंस होते हैं वो आपको सारे के सारे क्या करना है? रिमूव करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एयर वाइट्स को रिमूव नहीं किया तो जो ब्रिकेट एपरेटस हम यूज कर रहे हैं, इसमें क्या होता है? ब्रिकेट एक प्लंगर होता है जिससे हम उस मोल्ड को क्या कराते हैं? पेनेट्रेट कराते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्लंगर आपकी जो नेडल है, ब्रिकेट नेडल है, वो उस वॉइड में आएगी तो एक्चुअल से ज्यादा आपको रीडिंग यहाँ पर मिलेगी। क्लियर? क्या मिलेगी? एक्चुअल से ज्यादा रीडिंग मिलेगी। मतलब आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पर सही रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पे ऑल एयर वाइट्स को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। क्लियर? क्यों करना है आपको मैं बता चुका हूं। ड्यू टू वाइट्स प्लंगर्स ट्रेवल मोर डेप्थ। क्लियर? देन वी गेट मोर रीडिंग देन एक्चुअल। देन मुझे क्या मिलेगी? यहाँ पे ज्यादा रीडिंग मिलेगी एक्चुअल से। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पर रिमूव हो गए आपके सारे एयर वाइट्स, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? नेक्स्ट क्या होगा आपका कि जो ब्रिकेट एपरेटस में आप मोल्ड यूज कर रहे हो, क्लियर, उस मोल्ड को फिल कर दोगे इस सीमेंट पेस्ट से। फिल द मोल्ड ऑफ ब्रिकेट एपरेटस। फिल द मोल्ड ऑफ ब्रिकेट एपरेटस। यहां पर आपने
आपने विकेट एपरेटस का मोल्ड फिल कर दिया है। क्लियर? इसका थोड़ा सा अपन डायग्राम देख लेते हैं कि किस टाइप का आपका विकेट एपरेटस होता है, मोल्ड आपका कहां पर यहाँ पर होता है। क्लियर? तो देखते हैं। कंप्लीट जो आपका एक विकेट प्लंगर्स होता है, इसकी जो लेंथ होती है आपकी 50 mm होती है। 50 mm की आपकी यहाँ पर लेंथ होती है। और जो विकेट आपका प्लंगर होता है, इसका जो डायामीटर होता है आपका 10 mm का आपका डायामीटर होता है। क्लियर? ये भी आप याद रखना, डाया है आपका ये विकेट प्लंगर का। क्लियर? और यह लेंथ है आपकी। कभी कभी डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। आपका जो मोल्ड है वो 80 mm और ये जो आपका है डेट इज 40 mm। और जो आपका ये विकेट प्लंगर्स होता है, इसको रिलीज करना होता है। क्या होता है? रिलीज होता है। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट्स होता है जिसमें ये अटैच्ड होता है। यहाँ पर एक अटैच होता है जहां से आप क्या करते हो? रिलीज करते हो इसको। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो विकेट प्लंगर्स होता है, इसका जो वेट की हम बात करें तो इसका जो वेट होता है वह 300 ग्राम होता है। कितना वेट होता है इसका? 300 ग्राम वेट होता है आपके विकेट प्लंगर्स का। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो गई है आपकी कि मैंने क्या बोला था? फिल द मोल्ड ऑफ द विकेट एपरेटस। इस विकेट एपरेटस के इस मोल्ड को आपने क्या कर दिया है? फिल कर दिया है। तो फिल करने के बाद आप इस प्लंगर को क्या कर दोगे? रिलीज कर दोगे। रिलीज करोगे किस लिए? यह प्लंगर इस मोल्ड को पेनिट्रेट करे, और पेनिट्रेट करेगा मोल्ड को, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन फाइंड आउट करना है कि टॉप से इस प्लंगर ने कितना पेनिट्रेट किया है मोल्ड। क्लियर? तो अब यहाँ पे बात होती है कि अगर आप ऑर्डिनरी सीमेंट को यहाँ पे यूज कर रहे हो, कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हो टेस्टिंग के लिए? ऑर्डिनरी सीमेंट। क्योंकि जितनी भी टेस्टिंग यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड ने की है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पर की हुई है। क्लियर? तो ऑर्डिनरी सीमेंट को हम अगर यूज करते हैं तो जो पेनिट्रेशन डेप्थ आती है आपकी कहां से? फ्रॉम टॉप। कहां से? फ्रॉम टॉप। वो कम से कम कितनी आना चाहिए आपकी? 33 to 35 mm। मतलब 33 से 35 mm तक आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ आनी चाहिए। कहां से? टॉप से। और यहां पर बॉटम से, फ्रॉम बॉटम। अब ऊपर से आपका प्लंगर आया तो नीचे से भी थोड़ा सा यहाँ पे पेनिट्रेशन आपको मिलेगा। तो नीचे से जो पेनिट्रेशन यहाँ पे मोल्ड में आपको मिलता है वो एटलीस्ट 5 to 7 mm डेप्थ का पेनिट्रेशन आपको बॉटम से मिलना चाहिए। अगर
यह पेनिट्रेशन डेप्थ आपको मिलती है तो आपने जो स्टार्टिंग में इनिशियली परसेंट ऑफ वाटर लिया था वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए आपका परफेक्ट परसेंटेज यहाँ पे आपका फाइंड आउट हो चुका है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको यह पेनिट्रेशन डेप्थ नहीं मिलती फ्रॉम टॉप 33 टू 35 एंड फ्रॉम बॉटम 5 टू 7 mm, देन हम यहाँ पे क्या करते, इनिशियली जो हमने 30% वाटर को ऐड किया था अगेन यहाँ पे हम परसेंटेज को इंक्रीज कर देते, मतलब अगला फिर से हम 30% यहाँ पे वाटर को यूज करते। क्लियर? तो फिर से हम 90 ग्राम वाटर को यहाँ पे यूज करते, फिर से हम पिकेट मोल्ड को फिल करेंगे और देन हम फिर से यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्ट करेंगे जब तक कि मुझे ये पेनिट्रेशन डेप्थ ना मिल जाए। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट इट इज 33 टू 35 mm corresponding to standard consistency of the cement. Clear? If the penetration between 5 to 7 from the bottom of the mold, the water added correct. और आपको साथ में बॉटम से 5 to 7 mm की डेप्थ पेनिट्रेशन डेप्थ मिल जाती है, मतलब आपने जो स्टार्टिंग में वाटर ऐड किया था वो करेक्ट वाटर ऐड किया था फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। लास्ट ईयर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक एसएससी जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था कि ये जो कंसिस्टेंसी का टेस्ट होता है यह कितने टेम्परेचर पर परफॉर्म किया जाता है। तो याद रखना है यहाँ पे टेम्परेचर, कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपकी लैब में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये टेम्परेचर आपका यहाँ पर आ गया। मतलब अगर ऑप्शंस में आपको 29 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है या फिर 25 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है तो ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ±2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मैंने टॉलरेंस लिमिट आपको बताई है। क्लियर? ये आपकी 2 डिग्री सेल्सियस टॉलरेंस लिमिट है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस भी आपको लैब में मिल रहा है तब भी आप इसको परफॉर्म कर पाओगे, और अगर आपको 27 तो मिल रहा है तो उस पर तो करना ही है, और अगर आपको 29 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है तब भी आप इसको परफॉर्म कर पाओगे। इस टेम्परेचर के साथ साथ आपको यहाँ पर 90% क्या चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आपकी होती है वो क्या होती है आपको भी पता है कि जो आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है और सैचुरेशन वेपर प्रेशर होता है, इसका जो रेशियो होता है दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, एंड साथ में आपके पास 90% क्या होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट आपको क्लियर है, बता दें आप थंब के थ्रू। और अगर आप और डिटेल में लिखना चाहते हो इसको तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखा दूंगा, तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बता दें कि इसको आपको डिटेल्स में थोड़ा सा लिखना है। राहुल, यहाँ पे आईएएस कोड जो आप ऑल टेस्ट की बात कर रहे हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेस्ट में आईएएस कोड में सारे टेस्ट नहीं किए गए हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था केमिकल कंपोजिशन टेस्ट आपको पढ़ाया था, और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट हमने जो पढ़ा था जैसे वो हमने किया था BIS 269 1975 पर। तो यहाँ पे हर एक टेस्ट के लिए कोड्स अलग अलग है, उसकी जो लिस्ट है आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा कि किसके लिए आपको कौन से आईएएस कोड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? अच्छा, डिटेल में लिखना चाहते हो इसको या आपने पॉइंट टू पॉइंट ही नोट डाउन कर लिए हैं? ओके, मैं पॉइंट वाइज लिखा देता हूं आपको। लिखना, आपने इनिशियली इसकी डेफिनेशन लिख ली थी। द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सीमेंट पेस्ट फॉर अदर टेस्ट। ओके ओके ओके, मैं लिखा रहा हूं, लिखना आप। लिखना है यहाँ पे, टेक 300 ग्राम ऑफ सीमेंट, टेक 300 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड मिक्स्ड
mixed it with 30% of water by weight, 30% of water by weight in the first trial. Water by weight in the first trial. आप लिख लेना साथ में ब्रैकेट में 90 ग्राम वाटर एडेड। 30% अगर हम देखें तो कितना आएगा आपका 90 ग्राम यहाँ पे वाटर आएगा। नेक्स्ट लिखना है इसमें रिमूव ऑल द एयर वॉइड्स प्रेजेंस remove all the air voids present by continuous stirring of the cement paste, by continuous stirring of the cement paste। ब्रैकेट में लिख लेना इसकी नीड मुझे क्यों है, मुझे एयर वॉइड्स क्यों हटाना पड़ेंगे, तो लिखना ड्यू टू वॉइड्स कॉमा लगा के प्लंगर्स ट्रेवल्स मोर डेप्थ वी गेट मोर रीडिंग देन एक्चुअल। और राहुल यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इज 80 mm डाया एंड 40 mm यहाँ पे डेप्थ लिखी हुई है आपकी। यहाँ आप डायग्राम जो मैंने बनाया है आप इसमें देखें 80 mm एंड 40 mm मोल्ड का लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिल द मोल्ड ऑफ पिकेट एपरेटस। ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लेना डाया ऑफ मोल्ड इज 80 mm एंड डेप्थ 40 mm। डाया इज 80 mm एंड डेप्थ 40 mm। फिर लिखना रिलीज द प्लंगर टू अलाउ इट penetrate into the mold and find depth of penetration from the top. Find depth of penetration from the top. नेक्स्ट लिखना स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज द कंसिस्टेंसी which will permit Beckett's plunger of diameter 10 mm and height 50 mm to penetrate into the standard mold up to the depth of 33 to 35 mm from the top, 33 to 35 mm from the top or 5 to 7 mm from bottom, 5 to 7 mm from bottom of the mold. Bottom of the mold फुल स्टॉप लगा के लिखना the water added correct, then the water added correct। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यहाँ पे This test is performed at the temperature. This test is performed at the temperature of 27 plus minus 2 degrees Celsius and relative humidity। और ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख लेना एक्चुअल वेपर प्रेशर बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर, relative humidity of 90%। नेक्स्ट यहां पे लिखना द वाटर
percent corresponding to standard consistency, the water percent corresponding to standard consistency is denoted by small p. हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में जो वाटर परसेंट यूज कर रहे हैं उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डालना आप इनिशियल सेटिंग टाइम, या ऐसा लिखना सबसे पहले सेटिंग टाइम अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अपन नेक्स्ट टेस्ट जो करने वाले हैं सेटिंग टाइम। देखो सेटिंग टाइम अब यहाँ पे क्यों फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ी। अब आपको ये तो पता चल गया था कि कंसिस्टेंसी मुझे क्यों फाइंड आउट करना है, वाटर की परसेंटेज को आपको फाइंड आउट करना था कि एक स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट आपको बनाना है तो कितना वाटर परसेंट की नीड यहाँ पर आपको होगी। सेटिंग टाइम मुझे फाइंड आउट करने की क्यों जरूरत पड़ी, ड्यूरिंग स्टोरेज। अब सीमेंट मैंने आपको कल बताया था कि आप 90 डेज से ज्यादा या 3 मंथ से ज्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं आफ्टर पैकेजिंग। अगर आपने एक बार उसको पैकेज कर दिया तब आप उसको 90 दिनों के अंदर यूज करना पड़ेगा, उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। क्लियर। तो ड्यू टू स्टोरेज उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस तो नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पर सेटिंग टाइम को फाइंड आउट करते हैं। और चेंजेस वाली अगर मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज की बात करूं कि स्टोरेज की वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिटेरियोरेशंस यहाँ पे आपका होता है। क्लियर। तो इसलिए हम यहाँ पर सेटिंग टाइम को फाइंड आउट करते हैं। अब सेटिंग टाइम यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और सेकंड आपका होता है फाइनल सेटिंग टाइम। और यहाँ पर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का क्या होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या कहलाता है आपका। क्लियर। तो हम जब सीमेंट में इंस्टेंट वाटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और इंस्टेंट ही आपका वो सीमेंट पेस्ट क्या करे, अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर दे, उस टाइम ड्यूरेशन को हम इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। आपको ही पता है सेटिंग मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी को लूज करना, स्टिफनेस गेन करना। क्लियर। तो इंस्टेंट आपने वाटर को ऐड किया सीमेंट में और वो इंस्टेंट ही अपनी प्लास्टिसिटी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। क्लियर। क्लियर। फाइनल सेटिंग टाइम क्या कहलाता है आपका, यहाँ पे इंस्टेंट वाटर एडेड इन सीमेंट, इंस्टेंट आपने वाटर ऐड किया और इंस्टेंट कंप्लीटली लूज प्लास्टिसिटी। यहाँ पर यह अपनी पूरी की पूरी प्लास्टिसिटी को लूज कर देता है इस ड्यूरिंग टाइम। जो आपका टाइम होता है उसको आप क्या बोलते हो, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं। क्लियर है। फाइनल सेटिंग टाइम यहां पर आप बोलते हो। क्लियर। अब यहां पे आपको देखना है कि कैसे परफॉर्म करोगे। तो याद रखना इनिशियल सेटिंग टाइम हमेशा आफ्टर परफॉर्म किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। जब आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनिशियल सेटिंग टाइम को यहाँ पे परफॉर्म करोगे। लिखा दूंगा मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट, आपको पहले समझ लो। अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि आपको इनिशियल सेटिंग टाइम यहाँ पे करना है। क्लियर। पहले इनिशियल सेटिंग टाइम देखते हैं।
इनिशियल सेटिंग टाइम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 500 ग्राम सैंपल लिया और 500 ग्राम सैंपल में मैंने क्या कर दिया, इसको गेज करना है। क्या करना है, गेज करना है। तो मैंने इसमें 0.85 पी गेज इट विथ 0.85 पी। 0.85 पी का मतलब यहाँ पे है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए जो आपको पेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें 0.85 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है 85%। पी क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अभी हम लास्ट टेस्ट में पढ़े थे कंसिस्टेंसी में कि पी किससे डिनोट, पी को हम किससे क्या डिनोट करते हैं, पी से कंसिस्टेंसी को, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को डिनोट करते हैं। मतलब इस 500 ग्राम सैंपल में अगर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए क्या करना है, एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पेस्ट बनाना है, तब आपको 85% यहाँ पे वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा बाय वेट। तो याद रखना ये वाला आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम जो सीमेंट सैंपल लेते हैं उसको 0.85 पी के साथ गेज करते हैं। क्लियर, मतलब 85% यहाँ पर आप वाटर को ऐड करते हो। क्लियर, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जैसे अभी आपने क्या किया था, प्लंगर यूज किया था कंसिस्टेंसी में, पैकेट एपरेटस में। क्लियर, 10 mm का डायामीटर था। अब इनिशियल सेटिंग टाइम आपको निकालना है तो आपका इंस्ट्रूमेंट वही है, पैकेट एपरेटस, बस उसमें जो आप यहाँ पे प्लंगर यूज कर रहे हो, जो निडल यूज कर रहे हो, वो निडल कैसी हो जाती है, स्क्वायर निडल हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर निडल हम यूज करते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो 1 mm by 1 mm होता है। कितना होता है, 1 mm by 1 mm आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर होता है। और इसको क्या कर देते हैं, लोअर नीचे हम छोड़ देते हैं पेनेट्रेशन के लिए। अब जो मोल्ड आपका नीचे रखा है, जो आपने पैकेट एपरेटस में मोल्ड बनाया था 80 mm by 40 mm वाला, 80 mm आपका डाया था, 40 mm आपकी डेप्थ थी। क्लियर, वो मोल्ड आपने यहाँ पे बनाया है 500 ग्राम सैंपल लेके 80% वाटर को यूज करके। अब आपने 1 mm by 1 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक स्क्वायर निडल को छोड़ दिया है पेनिट्रेशन के लिए। तो आपको पता है फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट ओपीसी की अगर हम बात करें तो ओपीसी सीमेंट में टॉप से कितना पेनिट्रेशन होता था, 33 to 35 mm, 33 से 35 mm आपका पेनिट्रेशन यहाँ पे हो रहा था। तो इस निडल को 33 से 35 mm पेनिट्रेशन करने में कितना टाइम लगा, वो जो टाइम होता है वो आपका कहलाता है इनिशियल सेटिंग टाइम। और फॉर ओपीसी जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 30 मिनट। कितना होता है आपका, 30 मिनट होता है। ये आपका हो गया यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम में हमने क्या समझा है कि फाइनल सेटिंग टाइम में देखो मोल्ड वही है आपका जो पैकेट में आपने यूज किया है। कितना किया था, 80 mm डाया और 40 mm डेप्थ। यहाँ पे आपने स्क्वायर निडल को यूज किया है, क्यों, क्योंकि इंस्टेंट यहाँ पे वाटर को ऐड किया, वो इंस्टेंट उसने अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर दिया। इंस्टेंट कर रहा है तो अपन ने क्या देखा, 33 से 35 mm पेनिट्रेशन डेप्थ में कितना टाइम लगा इस स्क्वायर निडल को, वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, फाइनल। फाइनल में क्या होता है कि आपका सीमेंट पेस्ट कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर देता है। क्लियर, अब क्या होता है कि ये जो मोल्ड होता है सेम मोल्ड है। क्लियर, मोल्ड हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। अब क्या होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट फाइनल सेटिंग टाइम में जो निडल आपकी होती है उसको हम एनुलर कॉलर के साथ अटैच कर देते हैं। मतलब अगर आप इसका देखो तो इस टाइप से आपको दिखेगा। क्लियर, और अगर आप वर्टिकली देखो तो इस टाइप की आपको क्या दिखेगी, निडल्स जो होगी एनुलर कॉलर के साथ यूज की जाती है। क्लियर, तो अब यहाँ पर जैसे ही आप इस एनुलर कॉलर को रिलीज करोगे इस मोल्ड के ऊपर, तो या तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर मार्क बनाएगी। मार्क बनाएगी मतलब
पेनेट्रेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन यह अपनी प्लास्टिसिटी को पूरा लूज कर चुका है, तो ये निडल क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और जिस टाइम पर आपकी ये टूट रही है तो उसको आप क्या बोलते हो, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हो वहां पे। और ओपीसी के लिए आपका 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम है, तो 10 आवर्स आपका क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम। मतलब अगर आपने एक ओपीसी सीमेंट को लिया है तो 10 घंटे बाद वह अपनी क्या करेगा, कंप्लीट प्लास्टिसिटी को लूज कर देगा। और अगर आप उसको निडल से अप्लाई करोगे तो आपकी निडल वहां पे टूट जाएगी, 10 घंटे बाद वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। मतलब वहां पे उसने स्ट्रेंथ को गेन कर लिया है। क्लियर है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम? क्लियर है दोनों, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम? ओके, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना आप, इनिशियल सेटिंग टाइम हेडिंग डालना, कंसिस्टेंसी टेस्ट हमने पढ़ लिया था, उसके बाद आप डालना इनिशियल सेटिंग टाइम, लिखना उसमें इट कैन ओनली बी परफॉर्म्ड आफ्टर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। इट कैन ओनली बी परफॉर्म्ड आफ्टर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। द इनिशियल सेटिंग टाइम इज कैलकुलेटेड Initial setting time is calculated to check the deterioration deterioration due to its storage. नेक्स्ट इनिशियल सेटिंग टाइम लिखना, क्या कहलाता है आपका, इनिशियल सेटिंग टाइम इज द टाइम which is measured from the instant water is added into the cement up to the instant it start losing its plasticity. Up to the instant it starts losing its plasticity. फिर इसमें सब हेडिंग लिखना, हाउ इट इज डन, आप इसको कैसे डन करोगे, कैसे कर पाओगे। तो लिखना टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल एंड गेज it with the 0.85 p to get the value of p. We have to perform the test. इसका मतलब है it means add 85% of water, ब्रैकेट में लिख लेना, it means add 85% of water required to produce cement paste of standard consistency. Next, the cement paste is filled in the bucket mold. Next लिखना, the square needle of cross section 1 mm by 1 mm is attached to the moving rod of the bucket apparatus. Attached to the moving rod of bucket apparatus.
नेक्स्ट लिखना, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, calculate the time required by the needle to penetrate up to the depth of 33 to 35 mm from the top, 33 to 35 mm from the top. This time is known as initial setting time. This time is known as initial setting time. फिर लिखना, for ordinary cement it is 30 minutes. और इसको स्टार मार्क लगा लेना इस लास्ट पॉइंट को, इनिशियल सेटिंग टाइम जो आपका होता है फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट कितना होता है, 30 मिनट होता है। नेक्स्ट लिखना, फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम सुरेश ठीक है मैं स्लो बोलता हूं, लिखना फाइनल सेटिंग टाइम में, फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम which is measured from the instant water is added into the cement to the instant it completely lose its plasticity, and achieve sufficient firmness so as to resist infinite pressure. फिर लिखना, हाउ इट इज मेजर, हाउ इट इज मेजर, हाउ इट इज मेजर। लिखना है इसमें, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड इज सिमिलर टू दैट इनिशियल सेटिंग टाइम। इसको अपन नहीं लिख रहे हैं, जैसा आपने इनिशियल सेटिंग टाइम में मोल्ड को बनाया था वैसे ही सेम मोल्ड आपको यहाँ पे बनाना है। हम डायरेक्ट फाइनल पॉइंट लिखते हैं इसका, लिखना, लोअर द एनुलर कॉलर विथ निडल। देखो ये आपका एनुलर कॉलर है, इसके साथ में क्या लगी हुई है, निडल यहाँ पर लगी हुई है। क्लियर, ये डायग्राम आपको बोर्ड पे देख रहे हैं, ये एनुलर कॉलर है आपका, इसके अंदर क्या है, एक निडल अटैच्ड है। तो लोअर द एनुलर कॉलर विथ निडल एट इट्स सेंटर, मोल्ड के सेंटर में, ठीक है, सेंटर द सेट व्हेन द निडल मेक द इंप्रेशन ओवर द मोल्ड। इंप्रेशन आप देख रहे हैं, ये मोल्ड है आपका, निडल और एनुलर कॉलर दोनों आके क्या हुए, इस मोल्ड के ऊपर गए। तो ऐसा निडल का एक पॉइंट बना और एनुलर कॉलर जो आपका है उसका इंप्रेशन ही बना। तो देखो जो पॉइंट है इंप्रेशन ऑफ द निडल एंड जो कॉलर का आपका
इंप्रेशन यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज द इंप्रेशन ऑफ कॉलर। क्लियर? Needle make the impression over the mold, but annular collar fail to do so. But annular collar आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्लियर? निडल जो रहेगी यहाँ पे इंप्रेशन बनाए, लेकिन जो एनुलर कॉलर है वो क्या हो गया? इंप्रेशन बनाने में यहाँ पे फेल हुआ है। क्लियर? फेल टू डू सो, फेल टू डू सो, टू डू सो इज नोटेड। क्लियर? देन ये टाइम आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है? इनिशियल सेटिंग मतलब पानी अब जब आपने वाटर को ऐड किया स्टार्टिंग में, क्लियर, वो टाइम और ये फेल होने का टाइम, इंप्रेशन ना बनने का टाइम आपने क्या किया? देखा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपका वो कितना आता है? 10 आवर्स यहाँ पे आता है। ठीक है? तो लेकिन द फाइनल सेटिंग टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन the final setting time is the difference between the time, the final setting time is the difference between the time at which water was added, at which water was added to cement, to cement, added to cement, and time is recorded, time is recorded. Full stop. This time should be about 10 hours for ordinary cement. This time should be about 10 hours for ordinary cement. क्लियर हो गया आपको ये कंसिस्टेंसी टेस्ट? ये डायग्राम भी आप बना लेना साथ में, इसमें जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको। ठीक है? फाइनल सेटिंग टाइम में यहाँ पे डायग्राम बना लेना, जल्दी से बना लो, 1 मिनट। फिर अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टेस्ट और सीमेंट का लास्ट टेस्ट। जल्दी से बना लो, बन जाएगा तो थंब के थ्रू आप बता देना कि आपका डायग्राम बन चुका है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट को समझने से पहले अपन थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का डिस्कस कर लेते हैं। साउंडनेस मतलब आपने क्या समझा था? व्हाट इज द साउंडनेस? तो मैंने आपको क्या बताया था? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोला था आपको? रेजिस्टेंस अगेंस्ट द
चेंज इन, क्लियर, यही बोला था मैंने। साउंडनेस मतलब कि साउंडनेस क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस ऑफर होना, ऑफर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम जो आपका सीमेंट पेस्ट में आएगा वो कब आएगा, ड्यूरिंग सेटिंग। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ड्यूरिंग सेटिंग आपके सीमेंट पेस्ट में क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा, क्लियर। तो अगर अब यह चेंज इन वॉल्यूम अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हुआ और चेंज इन वॉल्यूम आपका कंटिन्यूअसली हो रहा है ड्यूरिंग सेटिंग, मतलब आपका जो सीमेंट है वो कैसा है, अनसाउंड यहाँ पर है। और अनसाउंड यहाँ पर है तो अनसाउंड किस वजह से हुआ, क्या अनसाउंड किस वजह से आपका यहाँ पे हो गया है, क्लियर। तो अनसाउंड कैसे हुआ आपको पता है, यदि कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइन, मैग्नीशिया और सल्फर आपके सीमेंट में एक्सेस अमाउंट में हो गया है, इसमें हो गया है एक्सेस अमाउंट में हो गया है, तब आप कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करोगे चेंज इन वॉल्यूम, क्लियर। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था कि आपका जो लाइम है और जो मैग्नीशिया है, इन दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम आता है, क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम आता है। चेंज इन वॉल्यूम आपका यहाँ पर आएगा, वो आप मेजर कर सकते हो, बट सल्फर के द्वारा जो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर आपका होगा, क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम आपका होगा, वो मेजर नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए कोई भी टेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्लियर। साउंडनेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम जो ऑफर होता है कब होता है, ड्यूरिंग सेटिंग होता है। और अगर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है इसके अगेंस्ट में, मतलब आपके सीमेंट में लाइम, मैग्नीशिया या सल्फर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से कोई एक एक्सेस अमाउंट में है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और आपको चीज याद रखना है कि जो चेंज इन वॉल्यूम आपका यहाँ पर आया, तो चेंज इन वॉल्यूम की वजह से प्रॉब्लम्स क्या होगी, क्लियर, प्रॉब्लम्स क्या होगी। तो यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो आपका होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ग्रेटली इफेक्ट होता है आपका, क्लियर, ड्यूरेबिलिटी पर इस चेंज इन वॉल्यूम की वजह से, क्लियर। तो यहाँ पर अब आपको ये भी पता चल गया है कि वॉल्यूम का चेंज होना, वॉल्यूम चेंज ड्यू टू किस वजह से हुआ है, लाइन की वजह से, मैग्नीशिया की वजह से और आपका सल्फर की वजह से। तो सल्फर की वजह से जो वॉल्यूम चेंज हुआ है इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ मेजर किसको कर पाते हैं, लाइम और मैग्नीशिया को। तो लाइम की वजह से अगर आपका क्या हुआ है, सीमेंट अनसाउंड बना है, तब हम यूज करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए ली चैटेलियर एपरेटस। कौन सा एपरेटस यहाँ पे यूज होगा आपका, ली चैटेलियर, ली चैटेलियर एपरेटस। क्लियर। ये आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि साउंडनेस हम कैसे मेजर करते हैं। तो लाइन की वजह से जो साउंडनेस होती है उसके लिए हम यूज करते हैं ली चैटेलियर एपरेटस। याद रखना, विद द हेल्प ऑफ ली चैटेलियर एपरेटस आप मैग्नीशिया का वॉल्यूम चेंज मेजर नहीं कर पाओगे, यह सिर्फ लाइन का ही वॉल्यूम चेंज कर पाएगा। क्लियर। और अगर आप अब मैग्नीशिया से चेंज इन वॉल्यूम को मेजर करना चाहते हो तो यूज ऑटोक्लेव टेस्ट। कौन सा टेस्ट यहाँ पे यूज करते हो आप, ऑटोक्लेव टेस्ट यूज करते हो। ऑटोक्लेव का अगर अपन थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो इसको आप ओवन भी बोलते हो, ओवन जो आपका होता है ना, ओवन भी इसको बोलते हो। क्लियर। तो आप ऑटोक्लेव टेस्ट को भी यूज करते हो मैग्नीशिया का चेंज इन वॉल्यूम मेजर करने के लिए।
बट याद रखना और विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव टेस्ट आप लाइन का वॉल्यूम चेंज भी मेजर कर सकते हो। क्लियर? मतलब ऑटोक्लेव टेस्ट ऐसा है जिससे आप लाइन और मैग्नीशिया दोनों का वॉल्यूम चेंज मेजर कर पाओगे। बट ली चैटेलियर इसके लिए है आपका स्पेशली लाइन के लिए। क्लियर? तो पहले अपन लाइन की साउंडनेस को मेजर कर लेते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट में पहले थोड़ा सा पॉइंट लिख लो एक दो, फिर अपन स्टार्ट करते आगे। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लिखना इसमें, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सैंपल during its setting greatly affects the durability of the structure next लिखना point, this volume change is due to the presence of lime, magnesia and sulfur. नेक्स्ट लिखना हेडिंग, सब हेडिंग है इसमें साउंडनेस टेस्ट में, साउंडनेस ड्यू टू लाइन, साउंडनेस ड्यू टू लाइन। ली चैटेलियर टेस्ट यहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो दिस टेस्ट इज नॉन एज ली चैटेलियर टेस्ट। अब ली चैटेलियर टेस्ट आपको यहाँ पे डन करना है। तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे ली चैटेलियर टेस्ट में एक ब्रास का बना हुआ मोल्ड होता है। क्या होता है? एक ब्रास का बना हुआ मोल्ड होता है। कैसा मोल्ड होता है देखते हैं। इस टाइप का आपका एक सर्कुलर आपका क्या होगा, ब्रास का बना हुआ होता है। क्लियर? ब्रास का बना हुआ मोल्ड होता है। ब्रास का बना हुआ मोल्ड है जिसका जो डायामीटर होता है डेट इज 30 mm। इसका डायामीटर क्या होता है, 30 mm आपका डायामीटर होता है। और इसकी जो हाइट की मैं बात करूं तो इसकी हाइट भी आपकी 30 मीटर होती है। क्लियर? अब यह जो आपका क्या होता है, मोल्ड होता है, यह स्प्लिट भी होता है। क्या होता है? स्प्लिट। मतलब एक साइड में आप ऐसा बोल सकते हो, इसके जो एंड्स हैं आप इसको थोड़ा सा खींच सकते हो, फैल सकता है। तो जो स्प्लिट होने का यहाँ पर लिमिट है वो कितनी है, 0.50 mm। 0.5 mm यह स्प्लिट हो सकता है। और जो इसका स्प्लिट एंड होता है, इस एंड पर इंडिकेटर आर्म्स अटैच होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर आर्म्स अटैच होते हैं जो इसको मेजर करते हैं, इसके स्प्लिट को मेजर करते हैं। क्लियर? तो ये इस टाइप के आपके यहाँ पर इंडिकेटर्स आर्म्स यूज होते हैं जिसकी जो लेंथ होती है डेट इज 165 mm। ये जो इसकी लेंथ है कितनी है, 165 mm इंडिकेटर आर्म्स की। ठीक है? अब यहाँ पर अगर ऐसा भी पूछा जाए आपको कि इस मोल्ड की जो है इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो मोल्ड की जो सिलेंडर है इसकी जो थिकनेस होती है वो भी 0.5 mm आपकी होती है। डेट इज द मोल्ड थिकनेस आपकी है। क्लियर? इंडिकेटर आर्म्स आपको पता चल गया कितना हो गया है, 165 हो गया है। तो ये एपरेटस आप डायग्राम बना लो, इसके बारे में थोड़ा लिखा रहा हूं, फिर आपको प्रोसीजर में इसकी समझाता हूं कि कैसे आप यहाँ पर फाइंड आउट कर पाओगे साउंडनेस, चेंज इन वॉल्यूम को फाइंड आउट कर पाओगे।
डायग्राम बना लो आप पहले। लिखना है इसमें द apparatus of this test, the apparatus of this test consist of a split cylinder, consist of a split cylinder, split cylinder of diameter 30 mm, of diameter 30 mm and height 30 mm and height 30 mm, having a split of size, having a split of size 0.5 mm। यहाँ पर जो थिकनेस है वो अभी मैं लिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है, पॉइंट में लिखा देता हूं। लिखना split of size 0.5 mm along the length of the cylinder, along the length of the cylinder। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखना indicator arm of length, indicator arms of length 165 mm, 165 mm are placed on either side, are placed on either side of the split, of the split to measure the size of the split, to measure the size of the split of cylinder। नेक्स्ट लिख लेना the thickness of the mold cylinder, the thickness of the mold cylinder is 0.50 mm। क्लियर। अब देखो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट यहाँ पे हम परफॉर्म कर चुके हैं, क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको सीमेंट पेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या किया मैंने बोला आपको टेक 500 ग्राम सैंपल, आपको 500 ग्राम यहाँ पर सैंपल लेना है। अब 500 ग्राम सैंपल को आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए आपको वाटर परसेंट की रिक्वायरमेंट है एक स्टैंडर्ड पेस्ट के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करोगे और वहां से आप वाटर की रिक्वायरमेंट निकालो, क्लियर। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर जब हम 500 ग्राम यहाँ पे सैंपल लेते हैं तो आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होगा डेट इज 0.78। याद रखना हमने जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की बात की थी वहां पे 0.85 पी की बात की थी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, और साउंडनेस में यहाँ पे 0.78 पी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 78% वाटर रिक्वायर्ड। 78% यहाँ पे वाटर आपको ऐड करना है फॉर द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पेस्ट, ठीक है। याद रखना आप यहाँ पर, ठीक है। इसको ले लिया आपने। अब क्या किया आपने कि जो आपके पास ये मोल्ड है, ये आपके पास मोल्ड है, इस मोल्ड को आपने इस सीमेंट पेस्ट से कर दिया है फिल, क्लियर। और फिल करने के बाद इसको जो आपका वाटर बाथ होता है उसमें आपने क्या किया, इसको पानी के अंदर रख दिया है फॉर 24 आवर्स, फॉर 24 आवर्स आप इसको वाटर के अंदर रख दोगे और कितना टेम्परेचर मेंटेन होगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा वाटर का। मोल्ड बनाया, मोल्ड बनाने के बाद इसको वाटर में रखा जिसका टेम्परेचर 27 से 32 डिग्री सेल्सियस है, एक दिन के लिए मतलब 24 घंटे के लिए रख दिया। 24 घंटे के बाद हमने इसको क्या किया, बाहर निकाला और हमने यहाँ पे देखा कि ये जो इंडिकेटर आर्म्स हैं ये कितनी स्प्लिट हुई हैं, क्लियर। ये क्या हुई है, देखो 24 घंटे में इसने सेटिंग किया होगा, प्लास्टिसिटी को लूज किया होगा, तो इंडिकेटर आर्म्स क्या हुई होंगी, आपकी स्प्लिट हुई होंगी। अगर वॉल्यूम में चेंज आया तो
तो वॉल्यूम में चेंज, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इसको बाहर निकाला 24 घंटे बाद, तो जो भी चेंज यहाँ पर आया उसकी रीडिंग जो यहाँ पे क्या आया है, स्प्लिट की जो वैल्यू आई है वो फॉर एग्जांपल आपकी क्या आई है, x1 आई है। अब क्या किया, अगेन इस मोल्ड को हमने वाटर में रख दिया और उस वाटर का टेम्परेचर राइज कर दिया अप टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक हमने उसको लेके चले और उसको हमने 25 से 30 मिनट तक कंटिन्यू किया। 25 से 30 मिनट मतलब आधे घंटे तक हमने इसको बॉइलिंग पॉइंट पर रखा और बॉइलिंग पॉइंट से क्या कर दिया, 25 से 30 मिनट तक कंटिन्यू बॉइलिंग पॉइंट पे रखा इसको। क्लियर। फिर इसके बाद आपने क्या किया, इसको बाहर निकाला। ठीक है, ठीक है, 30 मिनट तक आपका बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। उसके बाद आपने क्या किया, उस बॉइलिंग पॉइंट को कंटिन्यू 1 घंटे तक आपने मेंटेन करके चले। 30 मिनट तक आपका पहुंच जाएगा बॉइलिंग पॉइंट तक, जैसे रखोगे 25 से 30 मिनट में बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद आप 1 घंटे तक उसको क्या करोगे, सॉरी 1 घंटे नहीं 3 घंटे तक आप उसको क्या करोगे, कंटिन्यू मेंटेन करके चलोगे इसको बॉइलिंग पॉइंट को। उसके बाद आपने फिर से इसको बाहर निकाला और मैं ऐसा बोल सकता हूं x2 इज ग्रेटर 1 और ग्रेटर इज x1। क्लियर। तो अब यहाँ पे बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आपको पहले बता चुका हूँ ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए ही सारे टेस्ट किए गए हैं। तो ऑर्डिनरी टेस्ट की मैं बात करूं तो x2 माइनस x1, आपको पता है x2 की वैल्यू ज्यादा है, इंडिकेटर आर्म्स ज्यादा स्प्लिट हुई है, x1 में कम हुई है। क्लियर। तो x2 माइनस x1, अगर हम इन दोनों वैल्यूओं को आप डिफरेंस लेते हैं तो यह 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 mm के बराबर चलेगा। ठीक है, 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट एक्सीड 10 mm। क्लियर। शुड नॉट एक्सीड 10 mm। तो ये यहां पर आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम यहां पर मेजर हो जाएगा। अगर 10 mm से ज्यादा है मतलब यहां पर जो लाइम है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में आपका आ चुका है। क्लियर हो गया। साउंडनेस ड्यू टू लाइम क्लियर है, थंब के थ्रू बता दें, फिर अपन लिखते हैं इसमें पॉइंट बाय पॉइंट। समझ में आ गया सभी को। ओके, लिखना है यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना, टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट, टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट, 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड गेज इट विथ 0.78 p एंड गेज इट विथ 0.78 p। और इसका मतलब आपको पता है 78% ऑफ वाटर एडेड टू 500 ग्राम टू मेक इट टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, फिल द मोल्ड विद द सीमेंट पेस्ट, फिल द मोल्ड विद द सीमेंट पेस्ट and place it in the water having the constant temperature of 27 degrees Celsius to 32 degrees Celsius for 24 hours. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, remove the sample from the water and note the reading between the indicator arm let x1।
Remove the sample from the water and note the reading between the indicator arms. Let x1. अब आपको पता है इंडिकेटर आर्म्स पहले कितने पे सेट है, आपकी 0.5 mm ओपनिंग पे सेट है, मतलब जो x1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी आई है वो ज्यादा किससे आएगी, 0.5 mm से आएगी। क्लियर, इट विल बी, आप ऐसा लिख सकते हो लेट x1 जो मैंने बोला तो आप बोल सकते हो इट विल बी x1 ग्रेटर देन 0.5 mm या 0.5 mm से ज्यादा होगी। नेक्स्ट लिखना, द मोल्ड इज अगेन प्लेस्ड इन वाटर, the mold is again placed in water and heat is applied in such a way that boiling point of water is reached in about 30 minutes. Boiling point of water is reached in about 30 minutes. The boiling of water is continued for 3 hours. The boiling of water is continued for 3 hours. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, 3 hours के बाद remove the sample and measure the reading on the indicator arms. Remove the sample and measure the reading on the indicator arms. Let x2, और जो x2 की आपकी वैल्यू होगी इट विल बी x2 इज ग्रेटर देन x1. लेट x2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन x1. क्लियर, x2 आपका जो होगा x1 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट अगर हम चेक करें तो जो सेकेंड टाइम आपकी वैल्यू आई है x2 माइनस x1 शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट x2 माइनस x1 शुड नॉट बी ग्रेटर देन या शुड नॉट बी एक्सीड 10 mm, शुड नॉट बी एक्सीड 10 mm। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आप डालना साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया, साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। Soundness due to lime and magnesium. क्लियर, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइम एंड मैग्नीशिया से अगर आपको साउंडनेस को मेजर करना है तो हम कौन सा टेस्ट यहाँ पे यूज करते हैं, ऑटोक्लेव टेस्ट को हम यूज करते हैं और इसको आप ओवन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ओवन बोलते हो। मतलब यहाँ पे स्टीम्स के थ्रू आपको क्या करना है, स्टीम्स के थ्रू आप यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करोगे या प्रेशर को राइज करोगे अपने मोल्ड पर। क्लियर, आप दोनों की यहाँ पर साउंडनेस फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 25 mm साइज का, 25 mm साइज या साइड का आपको क्यूब या क्यूबर्ड की बात करें तो क्यूब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिपेयर करना है 25 mm साइज का। क्लियर, और इसको आपको क्या कर देना है, ऑटोक्लेव में प्लेस कर देना है और यहाँ पर आपको स्टीम प्रेशर को राइज करना है। क्लियर, अब स्टीम प्रेशर को आपको ऐसे राइज करना है कि वह प्रेशर आपका जो हो, एरिया की बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर, तो जो प्रेशर आपका हो वो
21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 घंटे में अचीव हो जाए। क्लियर। हम स्टीम प्रेशर ऐसे अप्लाई करेंगे कि 1 घंटे में आप इतना प्रेशर अचीव कर लो, और इस प्रेशर को अचीव करने के बाद, अचीव 1 घंटे में करना है, अचीव करने के बाद कंटिन्यू आप इसको 3 आवर्स तक मेंटेन करके चलो। इतना 3 घंटे तक मेंटेन करके चलो। इसके बाद आप क्या करोगे, मोल्ड जो आपका सैंपल है उसको रिमूव करोगे या बाहर निकालोगे, उसकी डायमेंशंस में क्या करोगे, चेंज देखोगे। क्या करोगे, डायमेंशंस में चेंज देखोगे। फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट यहाँ पे क्या बोला है कि जो डायमेंशंस में चेंज होना चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। और ऑर्डिनरी सीमेंट मतलब 0.8% से ज्यादा डायमेंशंस में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर 0.8% को हम सॉल्व करते हैं तो सच दैट आपका जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा डायमेंशंस को लेके 0.2 mm। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं ऑर्डिनरी सीमेंट पर एक साउंडनेस टेस्ट ऑटोक्लेव में साउंडनेस को मेजर कर रहा हूँ, मतलब चेंज इन वॉल्यूम को मेजर कर रहा हूँ, तो जो डायमेंशंस में चेंज होगा वो 0.2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 25 mm साइड का मैंने एक क्यूबॉइड या क्यूब बनाया है तो वो क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस 0.2 mm मतलब 25.2 mm। इससे ज्यादा डायमेंशंस मतलब उसमें चेंज वॉल्यूम में नहीं आना चाहिए। क्लियर। ये आपका यहाँ पर आप बोल दोगे कि आपका जो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। बट अगर इससे ज्यादा वैल्यू आपको मिलती है डायमेंशंस में चेंज, मतलब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है अगेंस्ट द चेंज इन वॉल्यूम, और आप सीधा सीधा बोलोगे लाइम और यहाँ पे मैग्नीशिया प्रेजेंस है, रिस्पॉन्सिबल है जो यहाँ पर वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। तो लिखना है इसमें साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया में दिस टेस्ट इज नॉन एज ऑटोक्लेव टेस्ट। दिस टेस्ट इज नॉन एज ऑटोक्लेव टेस्ट। This is sensitive to both soundness due to lime and magnesia. This is sensitive to both soundness due to lime and magnesia. Next है in this test a mold of 25 mm. In this test a mold of 25 mm is prepared and placed in the autoclave full stop. The steam pressure is raised in the autoclave. The steam pressure is raised in the autoclave such that gauge pressure of 21 kg per centimeter square, gauge pressure of 21 kg per centimeter square is attained in 1 hour, which is maintained for next 3 hours. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिमूव द सैंपल एंड मेजर द चेंज इन डायमेंशन। रिमूव द सैंपल एंड मेजर द चेंज इन डायमेंशन फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट चेंज इन एनी डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब। फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट चेंज इन एनी डायमेंशन ऑफ क्यूब शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%, should not be greater than 0.8%, such that 0.2 mm. तो यहाँ पर आपकी सारी टेस्टिंग खत्म होती है सीमेंट की। नेक्स्ट यहाँ पे अब आता है आपका टाइप ऑफ सीमेंट।
नेक्स्ट हेडिंग डालना आप टाइप ऑफ सीमेंट। भूपेंद्र समझ में नहीं आया क्या? ज्यादा स्पीड हो रही है क्या? चलो ओके, चलो टाइप ऑफ सीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हेडिंग डाल देना आप टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट में जो पहला हम टाइप यहां पे पढ़ने वाले हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसको आप शॉर्ट में ओपीसी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, अभी जब नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखाऊंगा ना तो और स्पीड कम कर दूंगा। ठीक है, आप बता देना मुझे कि सर ये वाली स्पीड परफेक्ट है या इससे थोड़ा सा कम और चाहिए। क्लियर? अभी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा तेज है। अभी जो नेक्स्ट में पॉइंट आपको लिखाऊंगा उसमें आप फिर बता देना मुझे कि स्पीड सही है या और फास्ट हो रही है अभी भी। क्लियर? समझते हैं, सबसे पहले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कैसे होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में आपने क्या किया था, रॉ मटेरियल यूज किया था। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट वही है कि आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लेते हो। अब रॉ मटेरियल में भी आपको पता था कि हमेशा दो मटेरियल आपको यहाँ पे लेना है। एक तो कौन सा लेना है, कैलकेरियस, ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट्स हो। क्लियर? और एक आपका कौन सा था, आर्जिलेसियस मटेरियल था। और इसमें क्या था, एक क्ले कंपाउंड होना भी आपका जरूरी है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप एक ओपीसी को बनाना चाहते हो तो रॉ मटेरियल में आप क्या क्या यूज करोगे, तो यहाँ पर आपको चाहिए एक लाइमस्टोन प्लस क्ले। क्लियर? और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके हैं, जैसे मैंने बोला था कि आपका क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, वो अलग चीज है। अपन यहाँ पर डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आपको लाइमस्टोन लगेगा और क्ले लगेगा। ऐसा का ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को अगर हम बनाते हैं तो रॉ मटेरियल में क्या यूज करते हैं। ऑप्शंस में लाइमस्टोन प्लस क्ले आया, लाइमस्टोन प्लस पोजोलैनिक मटेरियल्स आया है। तो क्लियर, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे लाइमस्टोन और क्ले को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ सारे आपने ओपीसी पर ही टेस्ट किए तो वैल्यू तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका जो सेटिंग टाइम होता है, दैट इज इनिशियल सेटिंग आपका कितना अभी आपने पढ़ा था, 30 मिनट। तो ओपीसी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग होता है 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग आपका टाइम जो होता है वो कितना होता है, 10 आवर्स होता है। क्लियर? तो सेटिंग टाइम इसका जो होता है बिटवीन 30 मिनट टू 10 आवर्स आपका होता है। नेक्स्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड आपका सीमेंट होता है वो अलग अलग ग्रेड में अवेलेबल होता है। क्लियर? ओपीसी पोर्टलैंड सीमेंट
available in different grade, available in different grade। और यहाँ पे जो ग्रेड्स आपके होते हैं, ओपीसी सीमेंट इज 33 ग्रेड, ओपीसी सीमेंट इज 43 ग्रेड एंड ओपीसी सीमेंट इज 53 ग्रेड। अब ग्रेड से यहाँ पे मतलब क्या है कि क्वालिटी इसकी क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर 43 ग्रेड की आप बात करते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी सुपीरियर क्वालिटी का आपको ओपीसी मिलता है। 53 का आप यूज करोगे तो यहाँ पे और अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स जो होंगे वो और अच्छे होंगे, क्लियर। लेकिन जैसे जैसे इसके ग्रेड बढ़ेंगे इसके प्राइस भी बढ़ते जाएंगे, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक, कि आपका जो ओपीसी है वो डिफरेंट ग्रेड्स में अवेलेबल होता है। वो ग्रेड्स आपके क्या होते हैं, 33, 43 एंड 53, ठीक है। रॉ मटेरियल आपका यहाँ पे लाइमस्टोन एंड क्ले होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हम यूज कहाँ करते हैं। यहाँ पे याद रखना, यूज से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हम सीमेंट के टाइप पढ़ते हैं उसमें उस टाइप के सीमेंट को किस पर्पज में यूज किया जाता है। याद रखना, ओपीसी को हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में आप हमेशा क्या यूज करोगे, ओपीसी को यूज करोगे, ठीक है। आपने जो मैंने आपको ये लिखाया है एज अ पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लो इसको अपने नोट्स में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो सीमेंट होता है दैट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। लिख लिया ये आप लोगों ने, आप लोगों ने ये पॉइंट अपने से लिख लिए, नहीं तो मैं लिखा दूं आपको, एक बार कमेंट के थ्रू बता दो जो मैंने पॉइंट बोर्ड पर लिखे। ओके, लिख लिया है। नेक्स्ट आप लिखना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, नेक्स्ट हेडिंग डालना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। हेडिंग डालना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब देखो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से क्या समझना आपको कि जो ये सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है यह क्या करता है, बहुत ही हायर रेट से अपनी स्ट्रेंथ को क्या करता है, डेवलप करता है। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्विक सेटिंग सीमेंट से। देखो रैपिड हार्डनिंग अलग है, क्विक सेटिंग सीमेंट अलग है। क्विक सेटिंग मतलब क्या, क्विकली सेट होना चालू करेगा। वहां पे ये नहीं बोला जा रहा है कि वो क्विकली सेट होकर स्ट्रेंथ को गेन करे। यहाँ पे बोला
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, मतलब यह बहुत जल्दी से सेट तो हो रहा है, सेटिंग के साथ साथ यह स्ट्रेंथ को भी गेन कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का रेट है वो ज्यादा रहेगा। अब वो ज्यादा कैसे रहेगा देखना, अगर मैं इसके पहले कौन सा सीमेंट पढ़ा हूं, ओपीसी सीमेंट पढ़ा, तो ओपीसी सीमेंट जो आपका होता है 7 डेज में जितनी स्ट्रेंथ को गेन करेगा, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो कि 7 डेज में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे गेन हो रही है। क्लियर। अब अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की मैं बात करूं तो 7 दिन में ओपीसी ने अगर इतनी स्ट्रेंथ को गेन किया है तो आरएचसी जो आपका सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग जो आपका सीमेंट है, यह इतनी स्ट्रेंथ को 3 डेज में ही अटेन कर लेगा। ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि ओपीसी 30 न्यूटन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया कि ओपीसी जितनी स्ट्रेंथ को 7 दिन में अचीव कर पाता है, यह 3 दिन में ही उतनी स्ट्रेंथ को क्या कर लेता है, आपका अचीव कर लेता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यह अर्ली स्टेज में क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ को गेन कर पा रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ को अर्ली स्टेज में गेन कर रहा है। मतलब अब आपको यहाँ पे पता है कि अगर हम बोगस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर अर्ली स्टेज में सबसे ज्यादा कौन आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर, 3CaO SiO2, यही पढ़ा था हमने, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको आपने शॉर्ट में बोला था C3S। इसका जो परसेंटेज होता है वो यहाँ पर ज्यादा होता है और यह अप्रॉक्स 56% के आसपास होता है। और यहाँ पर जो आपका था 2CaO SiO2 that is C2S, इसका जो परसेंटेज होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। क्लियर। अब यह बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ को कैसे गेन कर पा रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, आपको मैंने बताया था हाई स्ट्रेंथ को गेन करना, स्ट्रेंथ जो होती है वो किस पर आपका डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइननेस, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइननेस, यही मैंने बोला था, जितना फाइन होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो सीमेंट के क्लिंकर्स हैं उसकी बहुत ज्यादा फाइन ग्राइंडिंग की गई है और जो क्लिंकर्स था उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या किया गया है, वर्न किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे लाइम कंटेंट को भी सीमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। क्लियर। जो रॉ मटेरियल अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं लाइम और क्ले ही यूज है, लेकिन लाइम का यहाँ पे अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो लाइम का यहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा यूज किया जाता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इस सीमेंट को हम यूज कहाँ करते हैं, यूज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सबसे पहला जो यूज होता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट। अब रिजिड पेमेंट में कैसा, देखो अगर आप पूरा का पूरा रिजिड पेमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से बना दोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो आप देखते हो कि आपने नॉर्मली ओपीसी को ही आप यूज करते हो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क में, क्लियर। लेकिन अब आपने देखा कि ओपीसी को यूज किया और अगर आपके रोड में क्रैक्स डेवलप हो गए हैं और ट्रैफिक बहुत ज्यादा मूव है और आप चाहते हो कि हम सिर्फ ट्रैफिक को 10 या 15 या 20 मिनट के लिए ही रोक सकते हैं, ठीक है, तब हम ऐसे केसेस में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं कि ट्रैफिक को रोककर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से उसका पैच वर्क करेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये जल्दी से स्ट्रेंथ को गेन करना चालू कर देता है। ठीक है, तो इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट आप इसको यूज करते हो। क्लियर, पहला हो गया आपका। नेक्स्ट
ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो इमरजेंसी रिपेयर वर्क, जैसे डैम वगैरह आपके होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको इमरजेंसी रिपेयर करना पड़ता है, तो वहां पे भी रैपिड हार्डनिंग को आप यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये भी लिखना आप इमरजेंसी रिपेयर वर्क। इमरजेंसी रिपेयर वर्क में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज किया जाता है ऐसी जगह जहां पर फॉर्म वर्क आपको जल्दी निकालना है। जैसे आपने स्लैब की कास्टिंग की और आप चाहते हो कि फॉर्म वर्क जो आपका 14 और 21 डेज के लिए आप लगाते हो, क्लियर, उसको आप जल्दी निकालना चाहते हो, क्लियर, तो आप जल्दी कैसे निकाल पाओगे? अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर रहे हो इस जगह पे, तो आप उसको इजीली जल्दी निकाल सकते हो। तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को कहाँ यूज किया जाता है? वेयर फॉर्म वर्क इज टू बी रिमूव क्विकली, वेयर फॉर्म वर्क इज टू बी रिमूव क्विकली। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो यूज आएगा वो क्या आएगा? कोल्ड वेदर कंडीशन। कोल्ड वेदर कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो ठंडे प्रदेश जो आपके होते हैं, क्लियर, जहां पे ठंडक बहुत ज्यादा होती है, बर्फबारी आपकी होती है, ऐसे प्लेसेस में अगर आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है, तो ऐसे प्लेसेस में दिक्कत क्या होती है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन आपका क्या होता है? कम हो जाता है। और ओपीसी जो आपका सीमेंट होता है वो जनरली यहाँ पर स्ट्रेंथ को क्या करता है? धीरे धीरे गेन करता है। ऐसी सिचुएशन में भी आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हो। क्लियर? तो यहाँ पे पूरा पॉइंट अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा? इन कोल्ड वेदर कंडीशन वेयर रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डिक्रीजिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी इज स्लो। यहां पर भी आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करोगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के पॉइंट आपने अपने से नोट कर लिए हैं या मैं करा दूं आपको? ये लिख लेना इसमें साथ में इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था। द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज बिकॉज ऑफ फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स, फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स एंड ऑल्सो बर्निंग एट हाई टेम्परेचर एज वेल एज इंक्रीज लाइम कंटेंट इन सीमेंट कंपोजिशन। मैंने बोला द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज बिकॉज, किस कारण से यहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है? द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज बिकॉज ऑफ फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स एंड ऑल्सो बर्निंग एट हाई टेम्परेचर एज वेल एज इंक्रीज्ड लाइम कंटेंट इन सीमेंट कंपोजिशन। नेक्स्ट आप ये भी कर लेना, इट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S इज एक्सटेंट ऑफ अबाउट 56%, और यूजेस में आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अभी हमने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बोला, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट।
अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को कैसे बनाया गया वो देखते हैं। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, देखो इसके पहले अभी आपने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को मिक्स बनाया था, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो आपका है क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो आपका है, इस सीमेंट के साथ मैंने कैल्शियम क्लोराइड को यूज किया। इसको यूज किया, कैल्शियम क्लोराइड को यूज किया। क्लियर, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे जो यूज कर रहा हूं शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2% बाई सीमेंट वेट। क्लियर, जो रैपिड हार्डनिंग आपने सीमेंट यहाँ पे लिया है उसमें आपको जो भी वेट आपने लिया है उसका 2% से ज्यादा आपको कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे यूज नहीं करना है। क्लियर, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2% बाई वेट ऑफ सीमेंट। और आप क्या करोगे, फिर से इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ इंटरग्राइंडिंग कर दोगे। इसकी फिर से क्या कर दोगे, इंटरग्राइंडिंग कर दोगे, तो जो सीमेंट फॉर्म होगा उसको आप एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बोलते हो। क्लियर। और यहां पर एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपकी यहाँ पे स्ट्रेंथ को गेन कर रहा था, क्या बोला था मैंने कि ओपीसी आपकी जो स्ट्रेंथ को 7 डेज में अचीव करता है, वह आरएचसी जो है वह उसको 3 डेज में अचीव कर लेता है। तो यहाँ पर ERHC की बात करूं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की मैं बात करूं, तो यह है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी 25% हायर रेट से स्ट्रेंथ को गेन करता है। क्या करता है, हायर रेट से स्ट्रेंथ को गेन करता है। मतलब 7 डेज में जो ओपीसी आपकी स्ट्रेंथ को गेन करता है, या ERHC उसको 1 या 2 दिन में और 1 to 2 डेज में उसको अचीव कर लेता है। क्लियर, तो 25% मोर रेट से ये स्ट्रेंथ को गेन करता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज कर रहे हो तो इस सीमेंट को आपको 20 मिनट के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, 20 मिनट के अंदर, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, विद इन 20 मिनट आपका क्या हो जाना चाहिए, मिक्स भी हो जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी हो जाना चाहिए और प्लेस्ड भी हो जाना चाहिए। क्लियर, मतलब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के साथ डिसएडवांटेज क्या हो गया आपका, कि 20 मिनट के अंदर यह मिक्स भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए और प्लेस्ड भी होना चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग की हमने और इंटरग्राइंडिंग की हुई है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की और इंटरग्राइंडिंग की हुई है और ज्यादा फाइन यह हो गया है। मतलब यहाँ पे आपका इसने क्या कर दिया है, सेटिंग और हार्डनिंग प्रोसेस को एक्सीलरेट कर दिया है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या हो गया आपका, सेटिंग और हार्डनिंग जो आपकी ये दो प्रोसेस है यह क्या हो गई है, एक्सीलरेट हो गई है। क्लियर, तो सेटिंग और हार्डनिंग की प्रोसेस यहाँ पे ज्यादा एक्सीलरेट हो गई है ड्यू टू आपका यहाँ पे रीजंस क्या है, क्योंकि इसकी इंटरग्राइंडिंग हुई है और फाइन ये हो गया है। तो 20 मिनट के अंदर ये मिक्स भी हो जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी हो जाना चाहिए और प्लेस्ड भी हो जाना चाहिए। क्लियर, अब दिक्कत यहाँ पे एक और है, आपने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड्स को यूज किया है। क्लियर, और कैल्शियम क्लोराइड्स को यूज किया है तो अंदर ये रिएक्ट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये इन दोनों के साथ जब मिक्स होगा तो रिएक्शंस इसके अंदर होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्लोरीन जो होता है क्या करता है, क्रैक्स को क्रिएट करता है। क्या करता है, क्रिएट क्रैक्स। यह क्रैक्स को
क्रिएट करेगा तो नाउअडेज वी नॉट यूज एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हम अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज नहीं करते हैं। क्लियर? लेकिन देखो स्ट्रेंथ तो यह क्या कर रहा है, 1 से 2 दिन में गेन कर रहा है, लेकिन यह स्ट्रेंथ बराबर होती है ओपीसी के 7 दिन की स्ट्रेंथ। क्लियर है? स्ट्रेंथ तो सेम होगी, लेकिन वह सेम स्ट्रेंथ जो है वह 1 से 2 दिन में यहाँ पे आ जाएगी, वही स्ट्रेंथ ओपीसी 7 दिन में लेके आ पाए। क्लियर? पॉइंट आप लिख लोगे या मैं लिखा दूं इसके एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के पॉइंट आपने लिख लिए हैं या मैं लिखा दूं? For the preparation of GATE, Central and State Assistant Engineer and Junior Engineers exams, subscribe the channel Navigate Institute now.